प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पिछले भाग में आपने देखा कि एक शिव जयंती उत्सव में तिलक जी दामोदर चाफेकर को रैंड की हत्या करने की अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा देते हैं। चाफेकर बंधु और उनके मित्र देवी के मंदिर में रैंड का वध करने की शपथ लेते हैं। रात के वक्त पार्टी से लौट रहे रैंड को मारने की योजना बनाई जाती है और उसे सच करके भी दिखाया जाता है, मगर उस कोशिश में गलती से आयरिस्ट नाम का एक अफसर भी मारा जाता है। खूनी की तलाश में पुलिस पूना के नागरिकों पर अत्याचार का कहर ढा देती है। तिलक जी से तहकीकात करने के लिए सरकार ब्रोइन नाम के एक चालाक अधिकारी को नियुक्त करती है। ब्रोइन अपनी लाख कोशिशों के बावजूद तिलक जी को फंसा नहीं पाता। पुलिस अत्याचारों के खिलाफ केसरी में एक के बाद एक विस्फोटक लेख छपते रहते हैं। उन लेखों के विरुद्ध सरकार तिलक जी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाती है और उन्हें सजा के तौर पर जेल भेज देती है। अब इसके आगे दामोदर, तुम्हारी अपील खारिज कर दी गई है। कल तुम्हें फांसी दिया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? एक ही इच्छा है, मुझे तिलक महाराज से मिलना है। ठीक है विठल, ले चलो इसे। आखिरी बार आपके चरण स्पर्श करने आया हूं दादा। इनकी अपील खारिज कर दी गई है। कल इनको फांसी दी जाएगी। एक आखिरी इच्छा है दादा। बोलो दामोदर। फांसी चढ़ते वक्त आपकी भगवत गीता मेरे पास रहे, यही मेरी आखिरी इच्छा है।
तिलक जी ने सावधानी बरतने को कहा था, फिर भी सावधानी नहीं बरती गई। अंग्रेज सरकार ने रैंड और आयर्स्ट के हत्यारों को पकड़ने के लिए 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया और उस लालच में चाफेकर भाइयों के 2 साथी द्रविड़ भाई, इन्होंने गद्दारी की और उनके नाम पुलिस को बता दिए। दामोदर और बालकृष्ण पकड़े गए। 17 साल का वासुदेव अभी भी पूना में खुल्लम खुल्ला घूम रहा था। सरकार उसे राजसाक्षी बनाने के दांव पेच खेल रही थी, लेकिन वासुदेव की एक ही तमन्ना थी, कब येरोडा जेल में जाता हूं और बड़े भाइयों से शाबाशी लेता हूं। शाबाशी के लिए 2 गद्दार द्रविड़ भाइयों को मारने की उसने सौगंध खा ली और साथ में लिया महादेव रानड़े को। उस वक्त पूना में समय संकेत के लिए रात 9:30 बजे तोप बजा करती। ठीक तोप बजते वक्त गोलियां दाग कर द्रविड़ भाइयों को मारना ये सोचकर एक दिन रात को पंजाबी नौकरों के पोशाक पहनकर और महादेव रानड़े को साथ लेकर वासुदेव द्रविड़ भाइयों के बाड़े के पास आया। आज पूना में जहां खुनिया मुरलीधर का मंदिर है, उसके सामने द्रविड़ भाइयों का बाड़ा था। नीचे से टूटी फूटी हिंदी में उन्होंने आवाज दी, तुमको थाने पर बुलाया है। चाफेकर भाइयों को पकड़वाने के लिए 20,000 रुपए का इनाम द्रविड़ भाइयों को मिलने वाला था, उसमें से अब तक सिर्फ 10,000 मिले थे। शायद रात को 10,000 रुपए लेने के लिए अपने को बुलाया हो, ये सोचकर दोनों द्रविड़ भाई धड़धड़ सीढ़ियां उतरते हुए रास्ते पर आए। वे एक अंधेरी गली में घुसते ही वासुदेव ने पिस्तौल निकाला और एक ही की गोली में उन 2 नराधमों को खत्म कर दिया। पूरे पूना में खुशियों की लहर नाच उठी, लोगों ने मिठाइयां बांटी, लेकिन सरकार ने वासुदेव चाफेकर और महादेव रानड़े को भी पकड़ा। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनकर वासुदेव सीना तान कर कहते हैं, मैंने 2 भाइयों को मारा है, मुझे 2 बार फांसी होनी चाहिए, पहले किसे मारने के लिए होगी? तीनों चाफेकर भाई और महादेव रानड़े को फांसी की सजा घोषित हुई। चाफेकर भाई विवाहित थे। दामोदर को एक लड़की और बालकृष्ण को एक लड़का और लड़की थी। 17 वर्ष के वासुदेव की पत्नी तो महज एक बालिका थी। एक ही परिवार की 3 बहुएं एक ही दिन में विधवा हो गई। दुनिया की आजादी के इतिहास में एक ही परिवार के 3 सगे और शादीशुदा भाई अपने देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। ऐसा दूसरा उदाहरण है। जिस दिन दामोदर चाफेकर फांसी पर चढ़े, उसी मध्यरात्रि को महाराष्ट्र के नासिक जिले में भगूर नाम के छोटे से गांव में 15 वर्ष का एक किशोर आंखों से अंगार बरसाते हुए उठा। उसने तलवार पर अपना अंगूठा काटा, कालीमा को टीका लगाया और 2 पंक्तियों की मराठी कविता में कसम खाई, कार्य करिता अपुरे पडला झुंजत खालची नको भे, कार्य चालू गिरवित तुमच्या पराक्रमांचे आम्ही धरे। अर्थात अपना कार्य अधूरा छोड़कर चले गए, चिंता मत करना, आपसे प्रेरणा लेकर हम ये काम पूरा करेंगे। चाफेकर भाइयों की राख से उठा हुआ ये 15 वर्ष का युवक आगे चलकर भारतीय क्रांतिकारियों का कोहिनूर कहलाया, जिसका नाम है स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर। जेलर साहब आज अचानक सुबह में? कहने में बड़ा अफसोस होता है, दामोदर चाफेकर को आज सुबह फांसी दे दी गई।
आपकी भगवत गीता को लेकर शांत मन से फांसी पर चढ़ गया। मृत्यु सामने होने पर भी विचलित नहीं था। इतने वर्षों में ऐसी बहादुरी का मेरा पहला अनुभव है। इतिहास में यह पहला उदाहरण है जब एक ही परिवार के 3 युवा भाई अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। दामोदर, मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूं। रैंड के वधाकर्ता चाफेकर भाइयों को फांसी पर चढ़ाने के बाद तिलक जी को रिहा करने की मांग ने फिर से जोर पकड़ा। भारत और पाश्चात्य राष्ट्रों के बढ़ते दबाव से मजबूर होकर आखिर तिलक जी को मुक्त करने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा और 51 हफ्तों की कैद भुगतने के बाद 6 सितंबर 1898 को तिलक जी ने फिर से अपने घर में प्रवेश किया। अंग्रेज सरकार ने तिलक जी को रिहा तो किया, लेकिन तिलक की रिहाई उनके लिए महंगी साबित हुई, क्योंकि तिलक का व्यक्तित्व सिर्फ पूना या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था। एक राष्ट्र नेता के रूप में उनकी प्रतिमा बन चुकी थी। अब उन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। Your Excellency, the Advocate General. Send him in. Your Excellency, how are you? Please sit. Thank you. Mr. Branson, Tilak seems moving toward a disaster. Ah. Sir George, as Advocate General, it is my opinion that whatever he has written so far is enough for us to start the wheels in motion. Good. That's why I called you in, Mr. Branson. Because we don't want to take a chance for moving on an early trial. We want a cut-and-dried case. For that, I will need to know more about his activities. I mean, I will have to see the dossier maintained on Mr. Tillag and meet someone who has followed him in the past. Someone from the intelligence. Mr. Branson, that's all arranged. Mr. Sabate? Your Excellency. Sir. You belong to police intelligence? Yes, sir. Fix Mr. Tillag up. Mr. Saravati, let's start with Mr. Tillag's release from prison in 1899. Wasn't part of Tillag's sentence reduced? By the way, you may answer me in Hindustani. I understand it. सर, जब मैक्स मुलर जैसे विद्वानों ने सिफारिश की तो सरकार को पुनः सोचना पड़ा और उन्हें 4 महीने पहले ही छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी भावना नहीं समझ सकता सत्यभामा। प्रश्न मेरा नहीं है,
मैं सब सह लूंगी, लेकिन बच्चे, उन्हें कैसे समझाऊं? देखो, ये व्रत तो मैंने ले ही लिया है। हमारा ये संघर्ष समुद्र मंथन के समान है, और जब तक हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती, मैं इसे अधूरा छोड़ नहीं सकता। मैं समझता हूं तुम पर क्या बीतती होगी सत्यभामा। रहने दो इन बातों को। पहले ही आपके पीछे इतने सारे काम लगे रहते हैं, उनमें मैं और एक। तुम में और औरों में फर्क है सत्यभामा। तुम हो तो मैं औरों की तरफ ध्यान दे सकता हूं, और अब हमारा कुटुंब सिर्फ तुम, मैं और हमारे बच्चों तक सीमित नहीं रह गया। अब इसमें सारे देशवासी सम्मिलित हो गए हैं। सर, एक बात के लिए मिस्टर तिलक की सराहना करनी पड़ेगी। आई मीन टू से, जन सामान्य की मानसिकता की गहरी समझ। सर, राजकारण और धार्मिक विचारों का उन्होंने जो तालमेल बिठाया है, उससे बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं। स्वामी श्रद्धानंद, जो स्वयं एक ज्ञानी पुरुष हैं, वो भी मिस्टर तिलक से काफी प्रभावित हुए हैं। सर, आज हम ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी समाचार पत्र अपनी मर्यादा में रहे। अगर वो उनकी मर्यादा लांघने की कोशिश करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। लोकप्रिय नेता होने के बावजूद राजनीतिक उथल पुथल में तिलक जी ने अपनी विद्वत्ता को मुरझाने नहीं दिया। कारावास के कष्टों में भी उन्होंने ओरायन, ये अपना खगोल शास्त्र से संबंधित ग्रंथ भी पूरा किया था। ओरायन को पढ़ना विश्व भर के विद्वानों के लिए एक रोमांचकारी अनुभव था। उन्हीं में से एक थे आर्य समाज के प्रमुख नेता स्वामी श्रद्धानंद। लखनऊ कांग्रेस के राजनीतिक मंच पर उनकी मुलाकात होने के बाद भी उनमें चर्चा हुई गैर राजनीतिक विषय पर, अर्थात खगोल शास्त्र पर। स्वामी जी, स्वतंत्रता का हमारा यह संघर्ष सिर्फ जमीन के एक टुकड़े पर अधिकार पाने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि मानसिक और बौद्धिक स्तर पर जो हमें पराधीन बनाया जा रहा है, उसका प्रतिकार हो। क्योंकि यह पराधीनता हमें सदियों तक मुक्त नहीं होने देगी। आपके अद्भुत ग्रंथ ओरायन में इस बात की प्रतिध्वनि बार बार सुनाई देती है तिलक जी। जी हाँ, ओरायन मैंने इसी वजह से लिखी है। मैं चाहता था कि समूचे विश्व के सामने, खासतौर से पश्चिम के वैज्ञानिकों के सामने, हिंदुस्तान की विरासत, उसके पौराणिक साहित्य और विज्ञान की सही तस्वीर पेश कर सकूं, जिन्हें बार बार झुटलाया जाता रहा है। खगोल शास्त्र पर आपका इतना अधिकार, इस बात की तो मुझे कल्पना ही नहीं थी। सीधी सी बात है स्वामी जी, ओरायन नक्षत्र में वसंत संपात की उपस्थिति का उल्लेख तो हमारे वेद के श्लोकों में भी है। यह स्थिति आज से तकरीबन 4500 साल पहले की रही होगी। हम यह बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति कम से कम 8000 साल पुरानी है। क्षमा कीजिए तिलक जी, लेकिन इन निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए वेदों के अतिरिक्त आपके पास कोई और आधार है? बिल्कुल है। पारसियों का धर्म ग्रंथ ज़ेंड-अवेस्टा, हमारी पौराणिक कथाएं, भूगर्भ शास्त्र, भाषा शास्त्र,
यहां तक कि हिम नदियों का शास्त्र, इन सब का अध्ययन करने के बाद ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। पर क्या पश्चिमी वैज्ञानिक इस बात को मान्यता देंगे? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्लूमफील्ड की तरह अगर निरपेक्ष हों तो क्यों नहीं देंगे? प्रोफेसर ब्लूमफील्ड ने अपने व्याख्यान में माना है कि हमारे वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति आज से 4,500 साल पहले की रही होगी। इस बात का उल्लेख हमारी भारतीय विचारधारा में कहीं हुआ है? अधिकतर हुआ है, बार बार हुआ है। हमारी पौराणिक कथाएं, हमारी दंत कथाएं सच्चाई पर ही तो आधारित हैं। वृतासुर का पृथ्वी का सारा पानी पी जाना, इंद्र के हाथों उसका वध, और फिर पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही पानी। यह उत्तरी ध्रुव पर हिम के पिघलने का वर्णन है। और उत्तरी ध्रुव ही आर्यों का नंदन वन है और पारसियों का एनवाइजो, जहां सूरज वर्ष में सिर्फ एक बार निकलता है। तिलक जी, आज के राजनीतिक संघर्ष और उथल-पुथल की जिंदगी में आप ये सब सोचने के लिए कैसे स्थितप्रज्ञ हो सकते हैं? स्थितप्रज्ञ हूं या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता। हाँ, मेरे जीवन में व्यक्तिगत दुख सुख चक्र का कोई स्थान नहीं, लेकिन जब भी भारत की अस्मिता का प्रश्न उठता है तो मुझे छोटी से छोटी बातें भी क्रोधित कर जाती हैं। भैंसक तिलक और राजनेता तिलक जिंदगी भर साथ साथ चले। एक ओर वे बौद्धिक कूट प्रश्नों को सुलझाने में मगन थे, तो दूसरी तरफ राजनीति के पेचीदा सवालों से जूझ रहे थे। 1903 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए। उनकी ये यात्रा दरअसल प्रशासनिक खामियों से लोगों का ध्यान हटाने की एक साजिश थी। हाँ, युवराज के सम्मान में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। देश में तब अकाल फैला था। लोग भूखों मर रहे थे और उन्हें राहत पहुंचाने के बजाय सरकार शाही ठाठ माठ में लाखों रुपए उड़ा रही थी। ये देखकर तिलक जी प्रक्षुब्ध हुए और सरकार की उस लापरवाही पर उन्होंने कोड़े बरसाना शुरू किए। एडवर्ड के सिर्फ राजगद्दी पर बैठने पर इतना बड़ा आयोजन, युवराज के हिंदुस्तान आने पर लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में उनके स्वागत समारोह की जो तैयारी की है, वो सिर्फ उनके अहंकार का एक मिथ्या प्रदर्शन है, एक दिखावा है। हमारे हिंदुस्तान की जनता पहले से ही प्लेग, अकाल और महामारियों से पीड़ित है। उनके सामने ब्रिटिश राजशाही की भव्यता पर करोड़ों का खर्च इस देश की प्रजा को भूखा रखकर बादशाह अपने ताज में हीरे नहीं जड़वा सकता। दादा, जल्दी चलिए, विश्वनाथ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उस वक्त पूना में प्लेग फैला हुआ था, इसलिए केसरी का दफ्तर भी गांव के बाहर एक झोपड़े में लाया गया। वहीं पर तिलक जी का 22 वर्ष का पुत्र विश्वनाथ प्लेग का शिकार हुआ। तिलक जी के लिए वो बहुत गहरा आघात था, लेकिन गीता में बताए गए स्थितप्रज्ञता के लक्षण उनमें पूरे पूरे समाये हुए थे। जब गांव में होली जलती है तो हर घर से कुछ न कुछ आहुति तो देनी ही पड़ती है। मैं समझूंगा ये मेरे घर की आहुति है। एक बात पूछना चाहता हूँ, कल केसरी विश्वनाथ की मृत्यु मेरा व्यक्तिगत नुकसान है और केसरी मेरी सामाजिक जिम्मेदारी। कल के केसरी की तैयारी शुरू करो।
केसरी का अंक समय पर निकलना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में आपका यहाँ रहना, केसरी तो 2 दिन बाद निकल सकते हैं। कभी नहीं। केसरी हमारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, वो जन सामान्य की आवाज है। कल को अगर मेरी या तुम्हारी भी मृत्यु हो जाए तो भी केसरी समय पर ही निकलना चाहिए। केसरी का अंक मेरे पुत्र के अंतिम संस्कार से कम महत्वपूर्ण नहीं। अपने आघात को, अपने सदमे को उन्होंने सीने में छुपा रखा और अपने जीवित कार्य में जुट गए। अकाल और प्लेग में झुलसते हिंदुस्तान पर अंग्रेज सरकार ने और एक करारा प्रहार किया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया और सारा देश तिलमिला उठा। में भी उसकी गूंज उठी और महर्षि अरविंद घोष के नेतृत्व में कुछ स्थानिक बंगाली युवक तिलक जी का मार्गदर्शन लेने के लिए गायकवाड़ वाड़ा पहुंचे। वंग का निषेध करते हैं, अंदर नहीं सहन करेंगे। शांत रहिए, शांत हो जाइए। मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। लेकिन बंगाल का विभाजन हम सबके मुंह पे तमाचा है तिलक जी। लेकिन इस वक्त मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बंगाल वासी अपने संघर्ष में अकेले नहीं है, सारा देश उनके साथ है। तो फिर हम चाहते हैं कि जिस विरोध सभा का हमने आयोजन किया है उसका नेतृत्व तो आप करें। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं खुद पूना में बंग भंग के विरोध में एक सभा का आयोजन करूंगा। पूना में पहली बार मैं विद्यार्थियों में यह आक्रोश देख रहा हूं और यह आक्रोश अंग्रेज सरकार के लिए एक चेतावनी है। जन सामान्य सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति को अच्छी तरह समझ चुका है और युवा वर्ग द्वारा बहिष्कार का यह प्रस्ताव पारित करना प्रमाण है इस बात का कि युवा शक्ति ही युग शक्ति है। हम सभी बंगाल विभाजन की कड़ी निंदा करते हैं। युवा शक्ति को जगाते हुए तिलक जी सरकार की कठोर आलोचना कर रहे थे। तब देश के अधिकतर नेता सरकार के भय से या तो चुप बैठे थे या दबी आवाज में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इसीलिए अपनी आक्रामक भूमिका से तिलक जी को देश के हर प्रांत और हर स्तर से जो उठाव मिला वो अभूतपूर्व था। Tell me about Tilak's standing in Congress, especially with the soft-liners, as a strong group pitted against him. मिस्टर तिलक मानते हैं कि आंतरिक विरोध ही संघर्ष को जीवंत बनाता है और विरोध के साथ कांग्रेस की एकता ही उन्हें सर्वप्रिय है। How far will he go to preserve it? माइल्स। मिस्टर तिलक समझते हैं कि कांग्रेस की एकता ब्रिटिश शासन की आंखों में खटकती है। मिस्टर तिलक चाहे जनसामान्य तक पहुंचने के लिए अपने दिल की आवाज का इस्तेमाल करते हैं, पर ब्रिटिश शासन का सामना उनके दिमाग से है। It sounds as if you are in awe of Mr. Tilak. No sir, I'm just playing devil's advocate. वैसे मिस्टर तिलक ये खेल शतरंज जैसे 4 चाल आगे की सोच कर खेलते हैं और इसी कारण उनके पीछे हटने को उनकी हार समझना मूर्खता है। सर, इसी तरीके से उन्होंने एक स्तर पर अंग्रेज सरकार को और दूसरे स्तर पर नरम दल वालों को हैरान कर रखा है। 1905 के बनारस कांग्रेस में बड़ी संख्या में युवा सम्मिलित हो गए थे। वंग भंग का स्पष्ट निषेध किया जाए, ये उनकी प्रमुख मांग थी। मगर ज्येष्ठ नेताओं ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। इससे युवा क्षुब्ध हुए। नेताओं के सामने ये बड़ी समस्या हुई। अगर युवा बात पर उतर आए
तो सम्मेलन टूट जाएगा। राष्ट्रमत के प्रतिनिधि का अपना ओहदा कांग्रेस खो बैठेगी, ये वे भली भांति जानते थे। इस फजीयत को टालने के लिए कुछ करना जरूरी था, और तिलक जी ही ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जो युवाओं को काबू में ला सकते थे। इसीलिए गोखले जी ने तिलक को मनाने के लिए उनके अभिन्न मित्र लाला लाजपत राय को तिलक जी के पास भेज दिया। गोखले जी, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूं। ब्रिटिश युवराज इस समय देश में हैं और उनके स्वागत संदेश का विरोध और बहिष्कार का नारा आपको समयोचित नहीं लग रहा। अभी आप ही मुझे इस उलझन से निकाल सकते हो। गोखले जी, मान लीजिए कि खुली सभा में मैं कोई भी प्रस्ताव नहीं रखता, तिलक जी तो कोई ना कोई प्रस्ताव जरूर रखेंगे। नहीं, तिलक जी सिर्फ आपकी ही बात मानेंगे। वो मेरी बात मानेंगे जरूर, लेकिन उन गरम मिजाज बंगाली युवकों का क्या? उन्हें भी आपको और तिलक जी को ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मैं तिलक जी से बात करूंगा। ठीक है लाला जी, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। शुक्रिया। आइए लाला जी, आइए। नमस्कार। लाला जी नमस्कार। स्वागत है आपका। आइए आइए। तो गोखले जी से मिले आप? जी हाँ तिलक जी, दरअसल मैं एक विशेष प्रयोजन से आया हूं। समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे कहूं आपसे। मैं समझ गया लाला जी, मैं समझ गया। आप मुझसे यह चाहते हैं कि मैं कांग्रेस के द्वारा युवराज के स्वागत संदेश का विरोध न करूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तिलक जी। आपके विरोध से पार्टी की एकता पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है लाला जी, मैं आपकी बात मानता हूं। मैं इसका विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस की एकता मुझे भी प्रिय है। पर अंग्रेज सरकार को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि विरोधी स्वर जीवंत है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं तिलक जी। तो ना तो मैं इस प्रस्ताव का विरोध करूंगा और ना ही समर्थन। ठीक है, मैं भी उस सभा में उपस्थित नहीं रहूंगा। लेकिन तिलक जी, प्रश्न यह है कि बंगाल के युवकों का विरोध कौन रोकेगा? बंगाल विभाजन के बाद तो उनके सिर पर खून सवार है। उन्हें लाला जी हम दोनों को मिलकर ही रोकना होगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं चलता हूं। गोखले जी चिंतित होंगे, अब शायद उन्हें थोड़ा ठीक है लाला जी, आइए। बनारस में वो सिर्फ युवराज के स्वागत संदेश का विरोध करना चाहते थे और अंत में वो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित नहीं हुआ, और साथ ही मिस्टर तिलक और लाला लाजपत राय करीबी मित्र बन गए। Why is it, in spite of so much popular support, that he has never been elected Congress president? It doesn't bother him. वो कभी पद और पदवियों के पीछे नहीं भागते। फिर भी उनके विरोधी उनका नाम सुनकर कुछ विचलित जरूर हो जाते हैं। कलकत्ता कांग्रेस में भी वही हुआ। बनारस में जैसे लाला लाजपत राय और मिस्टर तिलक करीबी दोस्त हो गए थे, कलकत्ता में विपिन चंद्र पाल भी उनके साथ हो गए। इसलिए उन तीनों को लाल, बाल और पाल के नाम से पुकारा जाता है। वंग भंग के बाद तिलक जी की व्यापक लोकप्रियता देखते हुए अगली कांग्रेस का अध्यक्ष पद उन्हें ही मिलना स्वाभाविक था।
लेकिन बिपिन चंद्र पाल ने उसकी घोषणा करते ही नरमपंथियों के गुट में खलबली मच गई। सुना आपने मेहता जी, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए तिलक के नाम का प्रस्ताव करने वाले हैं। गोखले, he'll ruin all your efforts to reform the political system. हमें कुछ करना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? कांग्रेस अधिवेशन तो है बंगाल में, और तिलक जी ने बंगाल के विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का हर तरह से समर्थन किया है। इसी कारण बिपिन चंद्र और बंगाली युवक उनके साथ हैं। वैसे जनसामान्य को अपने साथ लेने में तिलक जी को कभी कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि जनसामान्य की भावनाओं को ही तिलक अपने संघर्ष की आवाज बनाते हैं, और चाहे बाद में वो आंदोलन किसी भी दिशा में जाए। भावनाओं में बहकर देश को चलाया नहीं जा सकता। He may be able to influence the masses, but Congress has a far more responsible role to play. मेहता जी, मुझे लगता है कांग्रेस ब्रिटिश अधिकारी और जनसामान्य के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। We should not forget that fact. गोखले जी, पर हम कर ही क्या सकते हैं? तिलक के समर्थन करने वाले तिलक जिसका विरोध ना करे, ऐसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनना होगा। यही एक रास्ता है। अगर दादा भाई नवरोजी यहां गए तो फिर यह ब्रह्मास्त्र साबित होगा। फिरोज शाह मेहता तिलक जी की लोकप्रियता को बेदखल करना चाहते थे, लेकिन अमरावती के दादा साहेब खापर्डे और नागपुर के डॉक्टर मुंजे के रूप में मध्य और पूर्व भारत का ठोस समर्थन तिलक जी को था, और इन दो सेनापतियों के दम पर तिलक जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। तिलक जी अध्यक्ष पद से आपको दूर रखने की ये उनकी एक चाल है। अगर दादा भाई अध्यक्ष पद स्वीकार कर रहे हैं तो इसमें विवाद का प्रश्न ही कहां उठता है? तिलक जी, लेकिन दादा भाई ने आपको कांग्रेस की आलोचना करने से भी मना किया है। आप लोग इस बात पर गौर से क्यों नहीं सोचते कि दादा भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं? दादा भाई अंग्रेजों के विरुद्ध हमारी एक राय चाहते हैं, और एकता के महत्व को मैंने कभी नहीं नकारा। दादा भाई वरिष्ठ नेता है, सिर्फ इसी कारण उनका विरोध नहीं करना, यह तो संघर्ष के साथ बड़ा अन्याय होगा। तिलक जी, यह प्रश्न वरिष्ठता का नहीं, प्रश्न है विचारधारा का। और दादा भाई भी उसी सतह पर हैं जिस सतह पर खड़े होकर हम गर्म दल वाले कहलाते हैं। तो क्या यह उनका ब्रह्मास्त्र बूमरैंग में बदल जाएगा? हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। दादा भाई का व्यक्तित्व ऊपर से 100 में जरूर है, पर जब स्वतंत्रता का प्रश्न उठेगा तब शायद वो मुझसे भी ज्यादा तीखे नजर आएंगे। तिलक जी का ये अंदाजा कुछ ही महीनों बाद कलकत्ता कांग्रेस में सच साबित हुआ। कलकत्ता कांग्रेस दो बातों से ऐतिहासिक है। एक तो ये कि जिन्हें पूरा हिंदुस्तान श्रद्धा से पितामह कहता था, वे दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। और दूसरी ये कि नरमपंथियों की इच्छा के विरुद्ध दादा भाई ने वंग भंग की कड़ी आलोचना की और स्वदेशी के मंत्र का उच्चार किया। बदलते हुए समय के साथ हमें अपने संघर्ष का स्वरूप भी बदलना होगा। टोटल इंडिपेंडेंस, संपूर्ण स्वराज जब तक नहीं मिलता तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। हमारे संघर्ष को और गतिशील करने के लिए हमें अविलंब दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो राष्ट्रीय शिक्षा का पूरे देश में प्रसार, और दूसरा विदेशी वस्तुओं का संपूर्ण बहिष्कार। मैं आवाज देता हूं आप युवकों को कि आप आगे आइए, आप आगे आइए और हमारे संघर्ष की बागडोर संभालिए।
सरकार को एक बात याद रखनी पड़ेगी कि बंगाल का विभाजन शासन की नींव को हिला देगा। क्योंकि मन और देश तोड़कर राज नहीं चलाया जा सकता। You can't break up the minds and a nation into pieces if you want to rule the nation. दादा भाई के भाषण ने पूरे देश को प्रभावित किया, लेकिन सबसे अधिक संतोष किसी को पहुंचा होगा तो वे थे स्वयं तिलक जी। नमस्कार दादा भाई। Oh, Mr. Tilak, please come and please sit down. दादा भाई, कल आपका भाषण ब्रह्मास्त्र सिद्ध हुआ। हम सभी संघर्षशील अपना धैर्य खो रहे थे, पर आपके शब्द हमारे पास औषधि की तरह आए। आज हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जब तक हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त है, हमारा संघर्ष सही दिशा में ही गतिशील रहेगा। Mr. Tilak, I'm sure one of these days you are going to lead the struggle for independence. आज नहीं तो कल हमारे संघर्ष का पूरा नेतृत्व आपके हाथों में आएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, किसी भी हालत में कांग्रेस में छोटी सी भी फूट नहीं पड़नी चाहिए। Unity is going to be our real strength. दादा भाई, आप मेरे पिता समान हैं। मेरा विश्वास रखिए, मैं कभी भी कांग्रेस में फूट का कारण नहीं बनूंगा। Good. But you must always feel free to voice your opposition. अगर आपको कोई भी बात उचित ना लगे तो उसका पूरा विरोध करना चाहिए। हमें कांग्रेस का दायरा विस्तृत करना है। कांग्रेस शुड नॉट मेयरली बी अ बैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। कांग्रेस कोई सिर्फ बुद्धिजीवियों का मेला नहीं बननी चाहिए, उसमें आम जनता को शामिल करना जरूरी है। और इस विषय में आप जो काम कर रहे हैं, मैं उससे बहुत प्रभावित हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू, रियली। धन्यवाद दादा भाई। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मिस्टर तिलक मानते हैं कि देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए देशवासियों को गुलामी की मानसिकता से मुक्त कराना होगा, और इसी कारण वीरनवाली के साथ हुए अन्याय को उन्होंने देश के स्वाभिमान और इज्जत का प्रश्न बना लिया है। Young lady, are you looking for something? What are you doing here? Where are you going? Where are you going? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं चिल्लाऊंगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तिलक जी, पंजाब से समाचार आया है। वीरावाली ने हताश होकर आत्महत्या कर ली। जूरी और न्यायाधीश दोनों ने उस अंग्रेज अफसर को बरी कर दिया। अगर यही बलात्कार किसी अंग्रेज औरत के साथ होता
तो अपराधी को 20 साल की सजा मिलती। बेचारी वीरावाली इस संसार से निराश होकर वो परमेश्वर के पास न्याय मांगने गई है। लेकिन सरकार को यह बात समझ लेनी चाहिए कि हम उसके आत्मयज्ञ को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम सरकार से इंसाफ की मांग करेंगे। वीरावाली, वीरावाली, वीरावाली। हमारी बहन वीरावाली के साथ हुए जघन्य अपराध और उसकी आत्महत्या ने पंजाब के हर घर, हर परिवार को दुखी और अपमानित किया है। वाहिगुरु से हमारी विनती है कि वो वीरावाली की दिवंगत आत्मा को शांति दे। भाइयों, इस शोक सभा में मैं महान व्यक्तित्व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का भी शुक्रगुजार हूं, जिन्हें इस शर्मनाक घटना ने हम सबसे कहीं ज्यादा प्रभावित किया। तिलक जी की कलम से निकली आग ने इस घटना को एक राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया और सारे देश को एक अग्निकुंड बना दिया। उनकी कलम से वीरावाली को दी गई श्रद्धांजलि लंदन तक ब्रिटिश सरकार के लिए चेतावनी बनकर गूंज रही है। वीरनवाली की दर्दनाक घटना से सारे भारत, खासकर पंजाब को एक धधकता अग्निकुंड बना रखा था। विशेषतः पंजाब केसरी लाला लाजपत राय से सरकार इस कदर भयभीत हो चुकी थी कि उन्हें खुला छोड़ा गया तो वे पंजाब में सशस्त्र क्रांति खड़ी कर देंगे, ऐसी आशंका सरकार को सताने लगी। इसलिए बिना किसी तहकीकात और सबूत के उन्हें देश निकाला करके मंडाले भेज दिया गया। अपने समविचारी मित्र पर हुए इस अन्याय से तिलक जी क्रोधित हो उठे और सरकार पर टूट पड़े। लाला जी की सजा से सारे देशवासी आहत हो उठे। लाल, बाल और पाल इस त्रिमूर्ति ने जनता के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली थी। वह त्रिमूर्ति भंग हो गई। मगर लाला जी पर हुए अन्याय के खिलाफ जब तिलक जी ने आक्रामक रुख अपनाया, तब जनता के दिल में उनके प्रति और आदर बढ़ा। ऐसे वातावरण में कांग्रेस का अगला अधिवेशन नागपुर में हो, ये जैसी बात शुरू हुई, नरमपंथियों में खलबली मच गई। नागपुर में तिलक जी के कट्टर समर्थक डॉक्टर मुंजे और खापरडे का प्राबल्य था। अगर नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो नरमपंथियों के हाथ से कांग्रेस का निकल जाना तय बात थी। इसीलिए कांग्रेस को किसी भी तरह नागपुर से बाहर ले जाने के दांवपेच नरमपंथियों ने शुरू कर दिए। गोखले जी, कोलकाता में दादा भाई के प्रस्तावों का विरोध हम नहीं कर पाए। साथ साथ बहिष्कार और स्वराज के संबंधों का कड़ा रुख हम नहीं अपना सकते। नहीं सुरेंद्रनाथ जी, मुझे लगता है अगर हम सरकार का प्रत्यक्ष विरोध करेंगे तो फिर उनका दमन चक्र बढ़ जाएगा और फिर हमारा जो प्रयास है वो। हाँ गोखले जी, इसीलिए कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ तो क्या हम निर्णायक भूमिका ले पाएंगे? मुंजे जैसे तिलकवादी लोग भी हमें अपना विचार व्यक्त करने नहीं देंगे। तो फिर नागपुर में तिलक जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए इस साल का अधिवेशन नागपुर में नहीं होगा। तो फिर कहाँ होगा? सूरत। मेहता जी, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त तिलक जी के पक्ष में ही लहर चल रही है। बट व्हाट अबाउट द वर्किंग कमेटी? मुझे मालूम है कि कमेटी में हमारा बहुमत नहीं होने की वजह से अध्यक्ष उनकी मर्जी से चुना जाएगा, पर लोकतंत्र में विरोध एक अभिन्न अंग है और हमारी पार्टी में उसका अभाव है। पर बहुमत नहीं होने का अर्थ यह नहीं कि हम अपना मत ही प्रकट न करें। पर हम बहुमत भी तो जुटा सकते हैं। हम भी अपने समर्थन के लिए सदस्य इकट्ठे कर सकते हैं। हाँ, सदस्यता के लिए जो पैसे चाहिए वो जमा करना कुछ मुश्किल काम तो नहीं। नहीं, जोड़ तोड़ करके बहुमत जुटाने का कोई अर्थ नहीं। पर बहुमत ना होने से हम अपनी नीतियों को कैसे लागू करेंगे? इससे अच्छा यह नहीं कि हम एक स्वतंत्र दल की स्थापना करें। हर बार मतभेद होने पर नई पार्टी बनाने का कोई औचित्य नहीं। चाहे 4-5 वर्ष क्यों न लगे, मैं इसी पार्टी में रहकर अपना बहुमत तैयार करूंगा और तब तक समझौता। आई एम आफ्टर ऑल अ कॉम्प्रोमाइज वाला।
हमारी लड़ाई विदेशी सरकार से है, नरम दल वालों से नहीं। नागपुर में होने वाली कांग्रेस को अपने गढ़ में सूरत में ले जाने में फिरोज शाह सफल रहे। इससे तिलक जी क्षुब्ध हुए। सारे सवालों का हमेशा के लिए फैसला करने की उन्होंने ठान ली। अब उन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। मैं श्री रासबिहारी घोष के अध्यक्ष चुने जाने का अनुमोदन करता हूं। अब मैं श्री रासबिहारी घोष को निवेदन करता हूं कि वो हमें संबोधित करें। मैं रासबिहारी घोष। आई ऑब्जेक्ट। अभी तक आपका अध्यक्ष के रूप में चुनाव नहीं हुआ है और जब तक मेरी उपसूचना नहीं पड़ी जाती आप अध्यक्ष की हैसियत से भाषण नहीं दे सकते। मेहता जी, मैं इस मंच से नहीं हटूंगा जब तक चुनाव नहीं होता है। चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, मैं हटने वाला नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा। कांग्रेस अब विभाजन के डगर पर थी। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात थी, क्योंकि कांग्रेस का टूटना यानी अंग्रेजों की फोड़ो और राज करो नीति का विजय होना। तिलक जी ने पूरे प्रसंग का बड़े धैर्य से सामना किया और अपनी बात को सच कर दिखाया। फिर भी वे दुखी थे, क्योंकि कांग्रेस की एकता में दरार आई थी। आज जो भी हुआ वो हमारे संघर्ष के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ, पर नरम दल वालों के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। अब उनके और अंग्रेज सरकार के बीच संबंध अच्छे बनने के लिए कोई बाधा नहीं रही। क्या हुआ? तिलक जी, मोती बाबू का संदेश है। वो कहते हैं कि कांग्रेस को टूटने से अब सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। मैं तो इससे सहमत नहीं हूं, पर उनका कहना है कि कल सभा में जो गड़बड़ी हुई उसका सारा दोष अगर आप अपने सर पे ले ले तो हर संकट में तिलक जी ही त्याग करें। हाँ? मेहता और गोखले तो चाहते ही हैं कि उस शर्मनाक घटना का सारा दोष तिलक जी के सर जाए। मोती बाबू भी ये सब बात जानते हैं। तो पर अगर कांग्रेस को बचाना है तो तिलक जी, मोती बाबू का आपके प्रति असीम विश्वास है। अगर कांग्रेस की एकता का प्रश्न है तो यह दोष भी मैं अपने सर पर ले लूंगा। तिलक जी आप ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर मुंडे ठीक कह रहे तिलक जी, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते तिलक जी। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो संघर्ष के प्रति अन्याय होगा। हमारा यह संघर्ष समुद्र मंथन के समान है और शायद मेरी भूमिका विष पीने की है। तो ठीक है, मैं यह विष पीऊंगा। कल की शर्मनाक घटना की सारी जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेने को तैयार हूं, और हमारी पार्टी किसी भी हालत में टूटनी नहीं चाहिए। तमाम कोशिशों के बावजूद तिलक जी कांग्रेस में एकजुट नहीं रख पाए। मिस्टर तिलक के प्रयास नमदल नेताओं को पिघला नहीं सके और सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। Well, it is good for us that the Congress has split. It makes the atmosphere much more suitable to charge him. But you have to move fast, sir. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर तिलक कांग्रेस को वापस एक करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। I am sure that Tilak doesn't know what's going on here. He is supplying us with more evidence by writing indiscriminately about the British rule in India. कांग्रेस हमारा
एकमात्र राष्ट्रीय पक्ष था। उसके विभाजन से देश की स्वतंत्रता आंदोलन ठप पड़ सकता था। उस परीक्षा के खड़े में तिलक जी ने बड़े धैर्य से काम लिया, अपने नए पक्ष की स्थापना की, अन्य राज्यों के नेताओं के साथ मेलजोल बढ़ाया और नए नए कार्यक्रमों के साथ आंदोलन गतिमान रखा।